भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हुनर हाट का आयोजन हो रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में चार चांद लगाने शनिवार को बॉलीवुड सिंगर और मिमिक्री आर्टिस्ट सुदेश भोसले भोपाल पहुंचे। उन्होंने पीपल समाचार से बातचीत में अपने सिंगिंग एक्सपीरियंसेस शेयर किए। नमस्कार, आदाब। और पीपल समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही अजीज शख्सियत मौजूद है। आज हमारे साथ नाम बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं, आपको उनकी आवाज़ से खुद इंट्रोड्यूस कराते हैं। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा युहा। सर, अमिताभ बच्चन जी के साथ आपने बहुत काम किया है, उन्हें स्क्रीन पर अपनी आवाज़ दी है। सबसे पहले भोपाल अमिताभ बच्चन जी का ससुराल कहलाता है, तो भोपाल वासियों को आप उनकी आवाज़ में एक क्या संदेश देना चाहेंगे? ससुराल वालों तैयार रहना, खाने पीने आ रहा हूँ मैं। भाई और अजी बहुत शौक ही देख रहे तो सही। चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3 4 शुरू करो। सर, के फॉर किशोर से लेकर किशोर सम्मान तक एक बहुत ही लंबा सफ़र है। किशोर जी की एक बात जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। किशोरदा की सबसे ज़्यादा करीब बात यह कि मुझे तब लगा कि मुझे भी गाना गाना चाहिए जब मैंने किशोरदा का गाना सुना था बड़े स्क्रीन पर। घर घर की कहानी, वो समा है सुहाना सुहाना, तब मुझे लगा अरे यार गाना हो तो ऐसा। वो दिन है, आज का दिन है। बस उनको अपना गुरु, अपना आदर्श, अपना सब कुछ माना और बहुत फॉर्चुनेट हूँ, लकी हूँ मैं कि किशोरदा के साथ मैंने 1982 से 1987 तक उनके ज़्यादातर शोज़ में मैं एंकर रहा हूँ। उनके शोज़ की शुरुआत मैंने रफ़ी साहब के गानों के साथ शुरू की। उनको इंट्रोड्यूस मतलब मैंने स्टेज पे उनको पेश किया और कई बार कोरस में गाया, उनके लिए पानी पिलाया, खंजरी बजाई, कभी कभी डुएट्स भी गाया उनके साथ। तो अपने गुरु के साथ काम करना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात होती है। सुदेश जी, जब हम देखते हैं कि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एक टर्निंग पॉइंट कहलाता है। आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था? मेरी लाइफ में मतलब टर्निंग पॉइंट कई आए। सबसे पहले तो 1974 में, मतलब मैं ये सिंगर और ये सब आवाज़ें सब करने से पहले मैं एक पेंटर हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। 1974 से 82 तक मैं फिल्म के पोस्टर्स पेंट करता था मेरे पिताजी के साथ। मेरे पिताजी एन.आर. भोसले जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने जैसे मोगले आज़म, झनक झनक पायल बाजे, आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, दोस्ती, उनके पोस्टर्स मैंने खुद, प्रेम नगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्ग, तो 82 तक मैं पेंटिंग करता था। फिर 82 में एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ मैंने मेलोडी मेकर्स नाम के ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, जहाँ मैं एंकर, सिंगिंग और मिमिक्री जो आजकल स्टैंड अप बोलते हैं वो करने लगा। और तब से 87 तक किशोरदा के साथ काम किया। 86 में आशा जी ने मुझे कहीं देखा, वो मुझे पंचमदा क्या ले गई। तो 86 में पहला टर्निंग पॉइंट मतलब मैं प्लेबैक सिंगर पंचमदा ने बनाया। और फिर एवरीडे हर शो एक टर्निंग पॉइंट होता है, नई ऑडियंस मिलती है, नई तालियां, नई सीटियां, नया प्यार मिलता है। और हमारा जो प्रोफेशन है एक डॉक्टर की तरह है, मतलब 24 आवर्स सर्विस। आज खाली बैठे तो अचानक पता चला कि किसी रिकॉर्डिंग का फ़ोन आ गया, या पता चला कि अचानक कल दिल्ली जाना। तो ये टर्निंग पॉइंट्स, तो मैं अप्स एंड डाउन्स नहीं कहूँगा, ये एवरीडे एक नया एक्सपीरियंस, नया सीखने को। और बड़े बड़े लता जी, आशा जी, किशोरदा, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया तो बहुत कुछ सीखा है कि ये बड़े क्यों बने और ये आज तक बड़े क्यों हैं। और बहुत लोगों को उड़ते हुए देखा, नीचे गिरते हुए देखा, तो उसकी वजह से अपना दिमाग बैलेंस रखने में बहुत काम है। आपने आशा जी का जिक्र किया, एक रिकॉर्डिंग की जहाँ उन्होंने आपको बुलाया, जहाँ उन्होंने आपसे सॉन्ग वापस से गाने को और फिर आंखों में आंसू आए। क्या है वो किस्सा, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। वो गाना जिसमें आशा जी की आंखों से आंसू आए, मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा है। पहली मुलाकात थी और आशा जी ने मुझे कहीं एस.डी. बर्मन साहब का गाना गाते हुए सुना था, तो उन्होंने कहा कि वो गाना गाइए। अब मैं डर गया लेकिन आँख बंद कर लिया। और अमर प्रेम में जो एस.डी. बर्मन साहब ने गाना गाया, टोली में बिठाई के कहा, तो ओ राम रे ओ रमा, डोली में बिठाई के कहा, लाए मोरे सजना के द्वार। दरवाजा खींचिए।
तो ये गाना जब मैंने गाया कैसे वैसे, और जब आंखें खोली तो देखा तो आशा जी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया था, और जब हाथ हटाया उन्होंने तो देखा कि आंसू बह रहे, और उनके मुंह से जो लाइन निकली होता है, ऐसा लगा कि मुझे खुद सचिन दा सामने खड़े होके गा रहे, तो मुझे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए। और उन्होंने मुझे दोबारा वो गाने के लिए कहा, और वो रिकॉर्ड किया गाना, और फिर पंचम दा को सुनाया, तब पंचम दा ने मुझे बुलाया, और फिर ये ब्रेक मिला मुझे। रोंगटे खड़े होना तो इस बात को दर्शाता है कि हम उस चीज़ से कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। सर, जब बात होती है फिल्म इंडस्ट्री में सिंगिंग की या सिंगिंग स्टाइल की, तो पहले चीज़ें बहुत अलग थी, अब बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। आप इन बदलावों को किस तरह देखते हैं? ये बदलाव ही मतलब ज़िंदगी का नाम ही बदलाव है। प्रकृति का नियम। जो उस वक्त चल रहा था वो भी अच्छा है, आज भी चल रहा है। आज के भी जो म्यूजिशियंस हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, जो गायक गायिका हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत होशियार हैं। हम लोगों के ज़माने में हम किसी न किसी को फॉलो करते थे और उनके जैसा गाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज की जो जनरेशन, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ, वो अपना खुद का करना चाहते हैं, तो वो भी अच्छा था। और एक बात है, उस वक्त की जो शायरी थी और उस वक्त की धुनें, क्योंकि हम पुरानी स्कूल के हैं तो हमको तो वही अच्छा लगेगा, लेकिन क्योंकि मेरा बेटा भी गाता है, सिद्धांत, वो भी कंपोज़र है, तो उनकी वजह से मैं नए गाने भी सुनता हूँ, बहुत अच्छे हैं। और अगर वो अच्छे नहीं, ये जो डिबेट चलता है ना कि पुराना अच्छा था, नया अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा नहीं होता तो म्यूज़िक इंडस्ट्री बंद पड़ जाती ना। अभी का भी अच्छा है, पुराना भी अच्छा है, बदलाव को हम लोगों ने स्वीकार कर लेना चाहिए। इन बदलावों में बदलाव आया है जिसे हम नाम देते हैं रियलिटी शोज़ का। इनको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सच में मंच प्रोवाइड कर पा रहे हैं, या क्या इन पर आपका नज़रिया? तो मैं कहता हूँ ये रियलिटी शोज़ की वजह से जो मालूम पड़ रहा है कि हमारे देश में कोने कोने में, छोटे छोटे गांव में कितना टैलेंट भरा पड़ा है, कूट कूट कर भरा पड़ा है। और कुछ गायक गायिका छोटे बच्चे ऐसे गाते लगता है कि किसी महान सिंगर का पुनर्जन्म हो, इतने डिफ़िकल्ट गाने का। लेकिन उसके साथ ही ये भी होता है कि वो 6 महीने जब तक शो चलता है तब तक हम लोग उनको ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, पैसे मिलते। वो 6 महीने के बाद बहुत कम ऐसे हैं जिनका नाम हुआ है, तो फिर कई बार ये बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में, बेचारे बहुत गलत चीज़ें उनके साथ होती हैं, क्योंकि उनका मन जो है बहुत नाजुक होता है। उनको बहुत शॉर्ट टाइम में जब ये सक्सेस मिल जाता है तो कभी कभी काम खराब करता है। तो मम्मी डैडी का, पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चे को बोलना चाहिए कि 6 महीने ये स्पोर्ट्स है, आपको मौका मिल रहा है, आपके ऊपर करोड़ों खर्च कर रहे हैं चैनल, तो इसको एंजॉय करो और फिर अपना रियाज शुरू करो घर आके। ये नहीं कि मैं नेक्स्ट 50 साल तक स्टार बनूंगा, या मैं लता मंगेशकर या आशा भोसले, किशोर, ये उनके दिमाग में पेरेंट्स ने नहीं डालना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कंपटीशन वाली बात नहीं, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। आर्ट में कभी कंपटीशन नहीं होना चाहिए, अपने आप से कंपटीशन। मैं आज भी जितने भी नए कलाकार भी होते तो मैं उनको ध्यान से सुनता हूँ कि क्या अच्छा है। कला वही होती है जो रोज़ आप नया नया सीखने की कोशिश करो। अगर आपने जिस दिन सोच लिया कि मैं बन गया, उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग एंड अनलर्निंग। सर, एक सॉन्ग जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो, क्वारंटाइन हुआ था अभी बीच में, लोगों ने बहुत सारी एक्सपीरियंसेस किए, खुद के साथ समय व्यतीत किया, तो एक ऐसा सॉन्ग जो आप अपने डाउन टाइम में, आप लो फील कर रहे हैं तब सबसे ज़्यादा गुनगुनाते हो, या जो आपके सबसे ज़्यादा दिल के करीब हो? मैं जब डाउन फील करता हूँ तो ऑफकोर्स मेरा उल्टा है, मैं लता जी, आशा जी, किशोर दा, मुकेश जी, रफ़ी साहब के सैड सॉन्ग सुनता हूँ। अच्छा। तो मुझे किक मिलती है। लेकिन एनीवे, मैं लॉकडाउन के वक्त हमने काफ़ी ऑनलाइन शोज़ किए, या काफ़ी चैनल्स पे नौजवानों के लिए हमने कुछ ऑनलाइन ऐसे डिबेट से वो किए। तो मैं ये कहता हूँ, साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहा है, यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे, देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। थैंक यू सो मच। और एक रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे मिलके मिलेंगे
चाय बाहर की। बहुत ही खूब। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी, जी। आपने अमिताभ बच्चन जी को इतनी बार स्क्रीन पर अपनी आवाज़ दी, कई बार जब वो वहाँ रहे होंगे तब भी रिकॉर्डिंग हुई होगी, हाउ वाज दैट फीलिंग? कई बार ऐसा होता है कि हमारे इंस्पिरेशन है या हम उनकी आवाज़ निकालते हैं, तो क्या एक वो चीज़ जो दिल में चलती थी उससे? पहले तो बहुत डरता था क्योंकि जब वो देखते हैं तो ऐसे सीधे आंखों में आंखें डाल के देखते थे, लेकिन अब थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं तो अभी वो भी तारीफ करते हैं तो थोड़ा डर कम हुआ, लेकिन फिर भी उनके सामने आज भी डरता हूँ गाने से। लेकिन मज़ा आता है उनके गाने जब भी गाता हूँ तो पता चलता है उनका एक गाना 100 गानों के बराबर होता है। और ज़्यादातर जो मैंने गाने गाए, जुम्मा चुम्मा, शावा शावा, सोना सोना, मेरी मगना, हर गानों में अमित जी खुद मौजूद थे रिकॉर्डिंग में, और उन्होंने मुझे गाइड किया कि सुदेश थोड़ा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जुम्मा जुम्मा वाला सीन करना चाहेंगे यहाँ जो उस बिल्कुल। मैं अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल, आज जुम्मा है, आज का वादा है, देख मैं आ गया, तू भी जल्दी आ, मुझे मत और तड़पा, अरे तू बोली थी पिछले जुम्मे को आज जुम्मा है तो आजा आजा आजा, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा युहा। तो ये थे हमारे साथ सुदेश भोसले जी, जिन्होंने आपके लिए इतनी सारी अजीज बातें बताई। उन्होंने फिल्मों का जिक्र किया और उन्होंने अपने अमिताभ बच्चन जी के साथ जो भी इंसिडेंट्स रहे उनका जिक्र किया है। और भी ऐसी ही स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे और भी ऐसी ही शख्सियतों को आपसे मिलवाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ पीपल समाचार पर। शुक्रिया।